हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को करेंगे विद एमसीक्यू, जो बहुत अच्छे और नए कंसेप्ट्स हैं। मे बी आपके लिए आपको आता है कि नहीं आता है, इसको आप वीडियो रोक के हर क्वेश्चन को एनालाइज करें, आंसर करें। सॉल्यूशन हम करेंगे साथ साथ, लेकिन आप पहले आंसर देखने से पहले खुद का आंसर करने की कोशिश करें कि मैं क्या आंसर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। उसके बाद सॉल्यूशन देखें कि हमारे कितने कंसेप्ट्स हमें क्लियर हैं, कितने नहीं हैं। ये सारी बात हमें एनालाइज करना है। थोड़ा एग्जाम से पहले हल्का फुल्का एनालिसिस हो जाना चाहिए और प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल शांति से सारे क्वेश्चंस को करना है। अगर लगता है कि ये मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम सीखेंगे भी, तो उसमें ऐड कर लेना। किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है कि मेरे को ये कंसेप्ट नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूँ, इस तरह की बात नहीं करनी है। बस आपको आराम से रिलैक्स होना है और सोचना है कि अच्छा, ये कंसेप्ट नहीं आ रहा था, चलो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, ये कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। ठीक है, ये एप्लीकेशन है। इस पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस अभी पढ़ रहे हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं, हमने एक रिविजनरी सेशन रिकॉर्डेड वीडियोस हैं कंप्लीट पेपर 1 का, 10 की 10 यूनिट्स, लगभग वो 27 वीडियोस हैं। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें बिल्कुल क्रैश कोर्स है। अगर कोई लास्ट टाइम रिवीजन करना चाह रहा है कि मुझे फटाफट रिवीजन करना है, तो वो 27 वीडियोस एक साथ क्रैश कोर्स के नाम से है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसका जो प्राइस है वो 599 है, यानी कि लगभग 599 है, यानी कि 600 रुपये के लगभग में आप कंप्लीट पेपर 1 का रिवीजन कर सकते हैं ऐप पे जाके। और इसमें, और ये जो रजिस्ट्रेशन है या फिर ये कहें ये फीस है, ये टिल 25 मई तक है, 25 मई तक है। तो आप विलिंग हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये कंप्लीट 10 यूनिट को आप आराम से अच्छे से फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। वो प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें, 10 की 10 यूनिट्स के। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ये ऐप है, इंस्टॉल करके रजिस्टर नाउ करके कोर्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये दिखेगा। ये जो क्रैश कोर्स है देखो, ये अभी 40% ऑफ चल रहा है। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी का करना है, कंप्लीट आपको डिटेल में करना है, तो भी ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा अभ्यास बैच चल रहा है जिसमें हम 700 प्लस एमसीक्यूज कर रहे हैं। जो लाइव सेशन भी है, लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के भी है, तो आप कोई भी जो आपको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना है, आराम से वीडियो रोक के आंसर करना है, फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। क्या कह रहा है? इफ ए रिसर्चर वांट्स टू सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन सच दैट ईच मेंबर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, द रिसर्चर इज फॉलोइंग। यदि एक शोधकर्ता जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन इस प्रकार से करना चाहता है कि लक्ष्य जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त होता है, तो इस शोध का प्रतिदर्श चयन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमें एक कीवर्ड यहाँ पे पकड़ना है, दैट इज इक्वल चांस। यानी कि जो हम सैंपलिंग कर रहे हैं इसमें प्रत्येक सदस्य को हम क्या दे रहे हैं? समान अवसर दे रहे हैं। तो समान अवसर दे रहे हैं तो मतलब यहाँ क्या है? रैंडम सैंपलिंग होगी। दो तरह की हम सैंपलिंग की बात करते हैं ना, प्रोबेबल सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग। प्रोबेबल क्या होता है? जिसमें एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस। और नॉन प्रोबेबल वो होता है जिसमें एवरी सैंपल डोंट हैव द इक्वल चांस। जैसे कोटा है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है, पर्पजिव है, ये नॉन सैंपलिंग। जो नॉन पर्पजिव नॉन जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें रैंडमली हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें इक्वल चांस नहीं रखते। ठीक है ना। और जबकि जो रैंडम सैंपलिंग है या फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, ठीक है ना, जो हम बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, इसमें क्या होता है? ये प्रोबेबल सैंपलिंग है जिसमें हर एक सैंपल इक्वल चांस रखता है। तो हमें इस तरह का आंसर करना है। तो प्रोबेबल सैंपलिंग का एक ही यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज रैंडम सैंपलिंग, है ना। और बाकी किसके हैं? नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग के हैं। ठीक है ना, नॉन प्रोबेबल के हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है कि आपको प्रोबेबल सैंपलिंग का और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग का कंसेप्ट पता है क्या? क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है पता है क्या? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है पता है क्या? सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्या होती है? क्योंकि सिस्टमेटिक सैंपलिंग से भी अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोटा सैंपलिंग पता है क्या? स्नोबॉल सैंपलिंग या नेटवर्किंग सैंपलिंग पता है क्या? डायमेंशनल सैंपलिंग आपको पता है क्या? इस तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन देख के। तो इस तरह से अपने कंसेप्ट को मजबूत करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, ए स्टूडेंट कमिट्स लेवल 2 प्लेगरिज्म while submitting thesis or dissertation as per UGC regulations,
द स्टूडेंट शैल बी। कह रहा है एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार अपने शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध में साहित्य चोरी के स्तर 2 का अपराध करता है, निम्न में से किसके अंतर्गत विद्यार्थी को दंडित किया जाएगा। आपको पता है जब हम हमारी थीसिस सबमिट कराते हैं या कोई डेजर्टेशन वगैरह सबमिट कराते हैं तो प्लेगरिज्म चेक होता है, साहित्य चोरी चेक होता है। तो आपसे ये पूछा है कोई भी स्टूडेंट है वो लेवल 2 का प्लेगरिज्म कर रहा है, तो अब हमें पता ही नहीं कि हमें तो इतना पता है मेरे हिसाब से कि प्लेगरिज्म क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम इसको नए कंसेप्ट में ऐड कर सकते हैं। प्लेगरिज्म साहित्य चोरी पता है कि हमें क्या होता है, लेकिन ये लेवल 2 प्लेगरिज्म क्या है बेसिकली इसके बारे में बात करें। लेवल 1 प्लेगरिज्म क्या होता है, लेवल 3 प्लेगरिज्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उसको ध्यान से करना, ठीक है। देखो इसमें ये 3 लेवल है और एक ये दिखा हुआ है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सिमिलरिटीज अप टू 10% एक्सक्लूडेड। अगर जो आप थीसिस सबमिट करवा रहे हो या डेजर्टेशन सबमिट करवा रहे हो, अगर वहाँ पे 10% तक सिमिलरिटीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लेगरिज्म में नहीं आओगे, आप एक्सक्लूडेड है, यानी कि 10% तक आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बिल्कुल नहीं बदल सकते, एज इट इज़ लिखनी होती है, वो 10% एक्सेप्टेबल है, अप टू 10%, यानी कि आप 10% तक कर सकते हो। एक्सक्लूडेड है, उसमें कुछ भी आपको किसी भी तरह का दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन लेवल 1 कौन सा है? लेवल 1 है अगर आप 10% से ऊपर और 40% तक प्लेगरिज्म करते हो, दिस इज द लेवल 1। लेवल 2 कौन सा है? अगर आप 40% से ऊपर और 60% तक करते हो तो वो लेवल 2 प्लेगरिज्म है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेवल 2 की बात की है, यानी कि कोई स्टूडेंट लेवल 2 का प्लेगरिज्म कर रहा है, यानी कि 40% से 60% तक, 40% से ऊपर और 60% तक उसके जो थीसिस है या डेजर्टेशन है उसमें सिमिलरिटीज है, तो उसको कैसे दंड करेंगे वो भी हम बात करेंगे। और लेवल 3 की सिमिलरिटीज में क्या है, अगर 60% अबो से कोई अगर स्टूडेंट प्लेगरिज्म लेके आता है तो वो लेवल 3 हो गया। तो अगर इस तरह के लेवल की, क्योंकि 10% वाले को तो किसी भी तरह का कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, तो हम बात करते हैं लेवल 1 को और लेवल 2 को, लेवल 3 को किस तरह से दंडित किया जाएगा। अगर मैं लेवल 1 की बात करूं तो लेवल 1 के लिए क्या किया जाएगा, जो 10 से 40% के बीच में उसका प्लेगरिज्म है, लेवल 1 का प्लेगरिज्म है, तो उसको 6 महीने के लिए वापस से थीसिस दी जाएगी, यानी कि आप उसको अपडेट करिए और 6 महीने में दोबारा सबमिट करवाइए, ठीक है, इन विद इन 6 मंथ, ठीक है। अगर लेवल 2 का प्लेगरिज्म है, उसका लेवल 2 का है, यानी कि 40 से 60%, 40 से ऊपर और 60% तक प्लेगरिज्म है जो हमारे क्वेश्चन में है, तो क्या है, ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स, यानी कि 1 साल का दोबारा टाइम दिया जाएगा कि इसको ठीक करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैक्सिमम उसको 18 मंथ का, यानी कि 1.5 साल का टाइम दिया जाता है, तो 1 से 1.5 साल का टाइम। अगर कोई लेवल 3 का प्लेगरिज्म करता है तो भाई उसको कुछ भी नहीं, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ही कैंसिल हो जाएगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई। अब उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए क्या बात थी। वही बात कह रहा है, ये लेवल 2 का है, तो लेवल 2 का क्या है, 2 का क्या है, 1 ईयर था ना, और मैक्सिमम 18 मंथ। तो देखो क्या है, तो पहला ही आ जाएगा, ये सबमिटिंग ए रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल या मैक्सिमम 18 मंथ। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन हो गया, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में 6 महीने का है, ये नहीं, और इसमें क्या है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, नहीं एक्सीड कर रहा है 18 महीने तक, और ये क्या है, ये फिर 6 महीने का है, तो नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 4-5 कंसेप्ट हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का है। कह रहा है ये क्वेश्चन, सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग। पूर्व औद्योगिक काल से कार्बन डाइऑक्साइड ने वैश्विक तापन में अधिकतम अंशदान किया है। कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इसका है, हमें पता है भी, मोर देन 65% कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, वैश्विक तापन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जबकि रीजन क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैज हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापन संभाव्यता उच्चतम है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की तो हम 1 मानते हैं, उससे ऊपर तो बहुत सारे हैं, मीथेन का है, नाइट्रस ऑक्साइड का है, CFC का है, तो ये तो गलत हो गया, नहीं ना, हाईएस्ट नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका रेफरेंस लेते हैं 1, और फिर औरों का तो बहुत ज्यादा है, तो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो हाईएस्ट नहीं है, ये हम इसको काट दें। हाँ, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, तो ए तो क्या है, करेक्ट है, बट आर क्या है, गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट।
तो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। तो अब इस क्वेश्चन को देख के आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कंट्रीब्यूशन, एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, CFC का, SF6 का, वाटर वेपर, ये एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, दोनों तरह का, कंट्रीब्यूशन का भी और पोटेंशियल का भी। उस क्योंकि आपको सीक्वेंस भी दे सकते हैं, उस सीक्वेंस को भी आपसे क्वेश्चन राइट कौन सा सीक्वेंस ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? Montreal Protocol was agreed in 1987 and came into force in 1990। कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1987 में हुआ और वर्ष 1990 में अस्तित्व में आया। आपको पता है ये बात तो ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था 1987 में, लेकिन फोर्स में 1990 में नहीं आया, 1989 में आया है। तो एक ये तो गलत हो गया। देखो कितना माइनर सा डिफरेंस दिया है, ये चीजें हर एक चीज याद रखनी होती है। ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज एग्रीड इन 1997 एंड केम इनटू फोर्स इन 2005। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता 1997 में हुआ और 2005 में अस्तित्व में आया। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है, और सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलो, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, इसको शॉर्ट में OER भी लिख देते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आर द टाइप ऑफ रिसोर्स दैट आर फ्रीली अवेलेबल फॉर टीचर एंड स्टूडेंट टू यूज, अडॉप्ट, शेयर एंड रीयूज। ये कह रहा है मुक्त शैक्षिक संसाधन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के उपयोग करने, अधिग्रहण करने, साझा करने तथा पुनर्प्रयोग करने के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध संसाधनों के प्रकार है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक्चुअली में OER है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, उसमें जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप बिना किसी शुल्क के यूज कर सकते हो अपने काम के लिए। वैसे तो उन पे कॉपीराइट होता है, आप यूं नहीं कि अपने नाम से छाप दोगे, लेकिन आप उसका यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ऐसा सब कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और सेकंड कह रहा है ओपन एजुकेशन रिसोर्स आर द रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एनी प्लेस। बिल्कुल, ये तो सब ऑनलाइन सिस्टम है। मुक्त शैक्षिक संसाधन वे संसाधन है जिसका उपयोग किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इसमें बहुत स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो इसको नोट कर लें, ये लिए आपके लिए ये में भी नया कंसेप्ट हो सकता है। तो ये क्या है, ये मैंने लिख भी दिया है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स आर लर्निंग, टीचिंग एंड रिसर्च मटेरियल in any format and medium that reside in public domain पे है, और are under copyright that have been released under a open license that permit no cost access, reuse, repurpose, adaptation and redistribution by others। ये सीधा साधा लिखा हुआ है कि इसकी किसी भी तरह की कोई कॉस्ट नहीं है ओपन एजुकेशन रिसोर्स की, OER की। तो ये आप यही क्वेश्चन में पूछा था और दोनों स्टेटमेंट ठीक थे। ठीक है, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगराइजेज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी है। बेसिकली आपको पता है जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, और ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कई सारी डोमेन की बात होती है। कॉग्निटिव डोमेन जिसको हम संज्ञानात्मक कहते हैं, अफेक्टिव भावात्मक और साइकोमोटर। तो उन्होंने लेवल दिए हैं थिंकिंग के, लोअर थिंकिंग से हायर थिंकिंग की बात की है। तो यहाँ पे कोग्निटिव का पूछा है, तो कोग्निटिव कौन कौन सा आएगा। तो रिसीविंग कोग्निटिव में नहीं है, वैल्यूइंग भी नहीं है। एक तो एप्लीकेशन हो गया, अनुप्रयोग करना, और एक नॉलेज, ये हो गए भी दोनों, C और D। और बाकी ये आपको बताना है कि किस में है। C और D इज द राइट आंसर, इसका नहीं फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बाकी आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव में सारे पता होना चाहिए कि हायर लेवल थिंकिंग क्या है, ऐसी अफेक्टिव में पता होना चाहिए, ऐसी साइकोमोटर में पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये रिसीविंग और वैल्यूइंग वगैरह है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस चीज़ में है आपको ये बताना है। प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। अब आपको ये कंसेप्ट तीनों याद है क्या, ये भी आपको एक बार अपने आप को देखना है, अपडेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेजर एडवांटेज ऑफ स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड is that it help the research to focus only on। स्नोबॉल प्रतिचयन विधि का एक प्रमुख लाभ शोध में केवल किस प्रकार ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। स्नोबॉल जिसको नेटवर्किंग सैंपलिंग भी कहते हैं, आपको पता है, नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग है,
तो ये किस चीज में हेल्प करता है? फोकस ओनली ऑन, किस पे फोकस करता है ये आपको पता है? जो पीपल ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, विशेष रुचि के लोगों पे ही तो करता है बिल्कुल की भी। जैसे कोविड में की भी ये इस पे हो गया है ना, ये किसके कॉन्टेक्ट में आया, जैसे इसका सैंपलिंग हो गया, ये किसके कॉन्टेक्ट में आया, इनके आया तो इनकी सैंपलिंग कर ली, ये किसके आया तो इनकी सैंपलिंग कर ली। तो यानी कि पीपल ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, विशेष रुचि के लोगों पे आप फोकस कर सकते हो कि इन्हीं का सैंपलिंग करना है इन स्नोबॉल सैंपलिंग। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी रिसर्च से है। ये कह रहा है इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स आर एम्प्लॉयड। मात्रात्मक शोध में वर्णात्मक और अनुमानिक सांख्यिकी को प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, जहां स्टैटिस्टिक्स की बात आ गई, जहां पे डिस्क्रिप्शन की बात आ गई, क्वांटिटेटिव की बात है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इंक्लूड ब्रॉड थियामेटिक कंसर्न। गुणात्मक शोध में जांच के कार्य क्षेत्र में व्यापक विषय सरोकार सम्मिलित है। बिल्कुल सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। थियामेटिक कंसर्न का मतलब सब्जेक्टिव, तो बिल्कुल क्वालिटेटिव में तो सब्जेक्टिव ही होता है, कोई थीम रख दी जाती है। तो ये दोनों ही ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी कहाँ होती है, सब्जेक्टिविटी कहाँ होती है, इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक कहाँ है, निगमनात्मक कहाँ है, कहाँ पे एकदम कंसाइज रिजल्ट आता है, कहाँ पे एकदम ब्रॉड में जो डिस्क्राइब किया हुआ रिजल्ट आता है। इस तरह की बातें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हमने की भी है, अगर आपको याद है तो, गुणात्मक और मात्रात्मक। थियामेटिक मीन्स क्या है, यहाँ पे एक शब्द है ना, तो विषयगत है ये, विषयगत सब्जेक्ट वाला क्वालिटेटिव में होता है। थियामेटिक मीन्स कंसर्न विद द सब्जेक्ट और थीम ऑफ समथिंग, और विद थीम एंड सब्जेक्ट इन जनरल्स, है ना। विषयगत का अर्थ किसी विषय या विषय वस्तु से संबंधित है, या सामान्य रूप से विषयों और विषयों से ही है ये, यानी कि सब्जेक्ट की बात है, ठीक है, किसी थीम पे काम करना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। आपको इनको कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो बिल्कुल शांति से इनको अच्छे से मेमोराइज करें और इसको समझने की कोशिश करें। अगर कुछ नया आपको लगा है तो उसको नोट करें, ये बहुत सही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी है। और मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। आप इंस्टॉल करके, यहाँ पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं। इस एग्जाम के लिए पेपर 1 के लिए हमने अभ्यास बैच शुरू किया हुआ है, और एक ऑल 10 की 10 यूनिट जो वीडियो है 10 की 10 यूनिट्स का, वो क्रैश कोर्स भी लॉन्च है। वो रिकॉर्डेड सेशन है ओनली, उसमें पेपर 1 के जो बहुत इंपॉर्टेंट है 10 की 10 यूनिट्स है, और वो ओनली 599 में है और 599 में। और इसका रजिस्ट्रेशन का इसी फीस में लास्ट डेट है 25 तारीख 25 मई, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में ऐप इंस्टॉल करें। आपको मैं बता देता हूँ क्या प्रोसेस है। SWMG को इंस्टॉल करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। फिर कोर्स बटन पे क्लिक करोगे आप तो कई सारे बैनर्स आपको दिखेंगे। जैसे ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ये बैनर दिखेंगे। ये टारगेट बैच जून 2023 का है, जिसमें हमें लाइव सेशन भी चल रहे हैं, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। इसमें डिटेल्ड कोर्स होता है। एक आपको अभ्यास बैच दिखेगा जिसमें 700 प्लस हम PYQs बेसिकली MCQs कर रहे हैं, जो अभी लाइव सेशन भी है, लाइव नहीं देख सकता है तो रिकॉर्डेड भी है। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है। और ये टारगेट जो क्रैश कोर्स का है, जो रिकॉर्डेड सेशन है, और इसमें PDF नोट्स भी मिलेंगे। और इसमें ओनली ये 599 का है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, बस अपना चित्त शांत रखें, आप लोग खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। प्लीज़ किसी भी तरह की टेंशन ना लें। देखो चीज़ें अगर मतलब ऐसे करोगे ना कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। कोई बात नहीं, आपने जितना पढ़ा है उस पर रिवाइज करिए, चीज़ों को फोकस करिए, और मैक्सिमम टाइम अभी डिवोट करिए पढ़ाई के लिए। इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीज़ों में टाइम आप वेस्ट ना करें प्लीज़, ठीक है। और चित्त अपना शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको UGC नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और PDF नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं।
और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट।